हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। संविधान की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस प्रकार है, उनके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, इस प्रकार की जो भी बातें हैं आज हम इन बातों पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में दिया गया है। क्या कहा गया है 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन योग्यताओं को जरा गौर से देखिए। सबसे पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी है उसकी न्यूनतम उम्र, उसकी न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। मतलब उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पर अधिकतम आयु का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता। और एक और आपकी योग्यता होनी चाहिए, कौन सी, कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उस राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर अधिकतम उम्र का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं लाभ का पद। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आइए हम बता देते हैं। अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, और केंद्र सरकार में, केंद्र या राज्य सरकार में कोई मंत्री, ये आपके लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 58 में साफ साफ लाभ के पद का उल्लेख किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये और केंद्र और राज्य सरकार में कोई मंत्री है तो वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54, देखिए अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो देखिए लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य और प्लस 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो इस बात को, और राज्यसभा में आपके हैं 233 और प्लस 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए राज्यसभा में टोटल आपके 250 सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा में आपके 250 सदस्य हैं अधिकतम, ठीक है। और वर्तमान में यहां पर 245 सदस्य हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पे 552 सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में यहां पर 545 सदस्य उपस्थित हैं लोकसभा में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का कैसा निर्वाचक मंडल होगा उस बात का उल्लेख किया गया है। तो देखिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा में वर्तमान में आपके 545 सदस्य हैं, ठीक है। इसके बाद लोकसभा के 543 सदस्य और ये राज्यसभा के 233 सदस्य, ये हैं जो मिलके राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और कौन भाग लेता है, देखिए 28 जो राज्यों की विधानसभा है, ठीक है, 28 राज्यों की जो विधानसभा है, ठीक है, उनके जो विधानसभा सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में उनका जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसमें लोकसभा के 543 सदस्य लिए जाते हैं। ये जो 2 सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन के होते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इनको, ये जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं इनको लोकसभा में मनोनीत करता है। ऐसे ही ये जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर 12 छोड़ दिए गए और ये 2 लोकसभा में ये छोड़ दिए गए। ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग इसलिए नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रपति इनको खुद ही मनोनीत करता है, ठीक है। तो देखिए 543 ये हो गए, 233 ये हो गए, और 28 राज्यों के जो विधानसभाओं के जो सदस्य हैं मतलब विधायक वो भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये दिल्ली पुदुचेरी है, ठीक है, ये आपके 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। संशोधन 1992, ठीक है, 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल कर लिया गया राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में, ठीक है। तो यहाँ से हमने बहुत बारीकी से
निर्वाचक मंडल देखा। देखिए अगर आंग्ल भारतीय ये दो जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ये चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर लोकसभा में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एंग्लो इंडियन है, अगर वो चुनाव जीतकर लोकसभा का सदस्य बना है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। देखिए जैसे ये जो 543 सदस्य हैं, ठीक है, यहां पर अगर कोई एंग्लो इंडियन का सदस्य अगर चुनाव जीतकर आया, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं हुआ है और ये लोकसभा का चुनाव जीतकर आया है, इसलिए ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। देखिए एक व्यक्ति इस तरीके से राष्ट्रीय चुनाव में भाग लिए थे, डायरेक ओब्राम, ये ऐसे व्यक्ति थे, ये पश्चिम बंगाल से सदस्य थे और इन्होंने 2012 का जो राष्ट्रीय चुनाव हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है, और ये एंग्लो इंडियन सदस्य और ये एंग्लो इंडियन कैटेगरी से आते थे, ठीक है। तो अगर कोई एंग्लो इंडियन सदस्य चुनाव जीतकर अगर लोकसभा का सदस्य बनता है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसका उल्लेख किया गया है और इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक और गुप्त मतदान पद्धति से चुनाव होगा, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 55 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होगा, ठीक है। देखिए यहां पर एकल संक्रमणीय का मतलब है यहां पर मत जो लोग मत देंगे वो वरीयता के हिसाब से देंगे, ठीक है। यहां पर ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा, ठीक है। देखिए वरीयता कैसी कि हमने 1 नंबर पर किसको रखा, 2 नंबर पर किसको रखा, 3 नंबर पर किसको रखा, 4 नंबर पर किसको रखा, इस आधार पर ये जो पद्धति लागू होती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसके लिए 50 प्रस्तावक होंगे, मतलब उनके नाम का प्रस्ताव 50 लोग पारित करेंगे, ठीक है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होगा, ठीक है। और अगले 50 अनुमोदक की भूमिका अदा करेंगे। मतलब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए ये प्रस्तावक का प्रावधान इसलिए किया गया
क्योंकि पहले क्या था कि राष्ट्रपति चुनाव में बहुत से लोग खड़े हो जाते थे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसके सपोर्ट के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होंगे, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखते हुए प्रावधान किया गया था। तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक होंगे, ठीक है, और उनके नाम का जो प्रस्ताव आएगा उसके दूसरे व्यक्ति 50 अनुमोदक होंगे, ठीक है। मतलब ये वाले जो 50 प्रस्तावक है वो अलग होंगे और ये जो 50 अनुमोदक हैं ये व्यक्ति अलग होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि जमानत राशि कितनी है। जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको जमानत राशि के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसके लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर कुल मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है तो उसकी ये राशि आरबीआई में जमा हो जाती है, ठीक है। देखिए, जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसके लिए जमानत राशि 15,000 रखी गई है, ठीक है। अगर वो जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो रहा है अगर उसको कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए तो उस व्यक्ति की जो 15,000 रुपए की राशि है वो आरबीआई में जमा हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 1/6 का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति के 600 वोट हैं, ठीक है। किस चुनाव में? राष्ट्रपति 600 वोट हैं, ठीक है। 600 का अगर 1/6 हम निकालेंगे तो मतलब 100 वोट। अगर उस व्यक्ति को 100 वोट प्राप्त नहीं हुए तो उसकी जो 15,000 की राशि है वो आरबीआई में जमा हो जाएगी। अगर इतने प्राप्त हो गए वोट तो उसकी राशि वो वापस कर दी जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 71 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी निर्वाचक के पद के खाली होने से रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर किसी निर्वाचक का पद खाली है तो उस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं। मतलब कोई लोकसभा की सीट खाली है तो उस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या रुकावट आती है तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को सुनेगा, ठीक है, और इस विवाद का निर्धारण भी करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शिकायत लेके जानी है विवाद की, ठीक है, तो ये 30 दिन के भीतर जाना होगा, 30 दिन के भीतर, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 71 में इस बात का भी उल्लेख है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत या रुकावट आती है तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कब करेगा? जब यह शिकायत 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत लेके कौन जाएगा? हम और आप शिकायत लेके नहीं जा सकते। शिकायत लेके वही जा सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया हो, ठीक है।
इस बात को आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 60, मतलब शपथ। देखो शपथ, राष्ट्रपति किस प्रकार की शपथ लेते हैं ये अनुच्छेद 60 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोगों का कल्याण की शपथ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगर ये उपस्थित नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक यहां पर नोट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जो इनकी जो शपथ है उनका उल्लेख उनसे संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, और बाकी के जो पद हैं उनका उल्लेख अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन? राज्यपाल, इनकी जो शपथ है इनका उल्लेख उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनमें दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो शपथ का उल्लेख है वो आपकी अनुसूची 3 में दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, तो ये शपथ के बारे में हो गई, और आपको एक थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं। राष्ट्रपति हमेशा 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि 25 जुलाई को क्यों लेते हैं? क्योंकि इस दिन नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तभी से ये परंपरा बन गई और 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेने लगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कार्यकाल। ठीक है, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में दिया गया है। ठीक है, कि देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, 5 वर्ष। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद अकस्मात खाली हो गया तो जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना, ठीक है, और 2 साल बाद राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो गया, तो जो अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। ठीक है, तो ये बात एक आप ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति का पद अगर अकस्मात खाली हो गया है तो ये प्रावधान किया गया है कि 6 महीने में चुनाव करवाने होंगे। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए,
जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है तब तक वही राष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, जैसे किसी के 5 साल हो गए, ठीक है, और अभी राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया तब तक वही राष्ट्रपति काम करता है। 657 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, और राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आज हमने राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक था वो जाना। ठीक है, इसके बाद अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उनके शक्तियाँ, उनके क्या क्या विशेषाधिकार होंगे, ठीक है, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।